प्रकाश पांडे जी, शिक्षा विभाग के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर भानुमूर्ति जी और इस जयपुर परिसर में शिक्षा विभाग में कार्यरत और आज इस सत्र की अध्यक्षता कर रही आदरणीय प्रोफेसर संतोष मित्तल जी, इस ई संगोष्ठी के समन्वयक प्रिय प्रोफेसर नीलाभ तिवारी जी, सचिव डॉक्टर नितिन जैन, समस्त सम्मानित शिक्षण वृंद एवं इस संगोष्ठी के मेरे प्रिय प्रतिभागीगण, मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता गर्व का विषय है कि एक बार आपके परिसर से मुझे पुनः जुड़ने का अवसर मिला और अपने विचार साझा करने का भी मुझे अवसर मिला। और इस परिसर के द्वारा जो यह एक आज के वर्तमान शिक्षा जगत में जिस विषय पर बहुत ही चर्चा की जा रही है और वह चर्चा का विषय बना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उस विषय को लेकर आपका परिसर आगे आया और इस बहुत ही अत्यंत आज के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही अत्यंत प्रासंगिक विषय को लेकर इस ई संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके लिए जो समस्त आयोजक मंडल है वह बधाई का पात्र है, विशेषकर प्रोफेसर नीलाभ तिवारी जी और नितिन जैन जी। और आज के हम इस सत्र में जो मुझे विषय दिया गया है वह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति संस्कृत पाठ्यचर्या के संदर्भ में। तो वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं अपना जो है वो स्क्रीन शेयर करना जो है वो चाहूंगी। आज का जो हम विषय की जो बात कर रहे थे, संस्कृत करिकुलम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये जो प्रस्तुति है यह अंग्रेजी में मैंने बनाई है क्योंकि समय थोड़ा कम था मेरे पास और हिंदी में थोड़ा सा टाइप नहीं कर पाती थी, लेकिन जो पूरी प्रस्तुति है मैं उसको हिंदी में ही लेकर आप लोगों के समक्ष जो है वो प्रस्तुत करूंगी। तो आज का जो हमारा यह विषय रहेगा जिसमें हमको जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हमारा संस्कृत पाठ्यचर्या की क्या रूपरेखा होगी, क्या उसका स्वरूप रहेगा, उसी पर हम आगे जो है वो चर्चा करेंगे। और इसमें जो मुख्य फोकस रहेगा इस 1 घंटे के सत्र में कि सबसे पहले हमको, क्योंकि अगर हम लोग पाठ्यचर्या के स्वरूप का निर्धारण या उसकी बात करते हैं तो हमको पहले इस डॉक्यूमेंट का विजन क्लियर होना चाहिए, उसकी क्या मुख्य बातें हैं जिस पर वह बल दे रहा है, और फिर उसमें हमारी स्क्रीन जो है वो हट गया है। तो उसका विजन है इस डॉक्यूमेंट का क्या होगा और यह डॉक्यूमेंट किन मुख्य बातों पर फोकस करता है, बल देता है, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और फिर जो हमारी स्कूल शिक्षा है, विद्यालय शिक्षा है, उसमें जो परिवर्तन हुए हैं उन मुख्य बातों को, और क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट नहीं ले सकता, केवल हम उसको पाठ्यचर्या के रूप में और एक ओवरऑल क्या मुख्य बातें इस डॉक्यूमेंट में की गई हैं उनको मैं हाईलाइट करूंगी। एक तो स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में, और दूसरा उच्च शिक्षा के संदर्भ में, और फिर इन संदर्भों को लेकर हम विद्यालय शिक्षा हो या हमारी उच्च शिक्षा हो, इसमें हम संस्कृत पाठ्यचर्या का क्या स्वरूप रहेगा, उसमें हम क्या क्या चीजें जो है उसकी डिजाइनिंग किस प्रकार की जाएगी, और फिर उस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन करने के लिए क्या हमारे पास क्या प्रभावी जो है शिक्षण शास्त्रीय विधियां होंगी, पेडागोजिकल मेथड्स होंगे। तो इन्हीं बातों पर हम जो है वो चर्चा करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि ये जो नेशनल डॉक्यूमेंट आया
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में। इसे 29 जुलाई इसी वर्ष जो है हमारे जो शिक्षा मंत्रालय की जो यूनियन कैबिनेट थी उसके द्वारा जो है इसको अप्रूवल मिला, और यह हमारे पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि भारत का क्या विजन होगा उस सोच को प्रतिपादित करती है। और यह जो है 1986 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद यह मेरे ख्याल 30 सालों के बाद, 3 दशकों से भी अधिक के बाद यह हमारी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। और इस नीति, क्योंकि नीति में जो बातें दी गई हैं एकदम नहीं होती, उसके लिए हमको एक चरणबद्ध तरीके में उसका क्रियान्वयन जो होता है, और उसके लिए जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसमें जो मुख्य रूप से जो बात की है कि भारतीय यह शिक्षा नीति जिसमें एक भारतीय कलेवर से यह ओतप्रोत हो, जिसमें भारतीय मूल्य, भारतीय परंपरा, भारतीय जो संस्कृति है उसकी झलक इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आए, इसीलिए इसको कहा गया इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, और जिसको हम चरणबद्ध तरीके में इसका क्रियान्वयन हो, और उसके लिए जो समय सीमा जो निर्धारित की गई वो है 2040 तक। तो और इसको हम जैसे जानते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को जो हमारे इसरो के जो चीफ हैं के कस्तूरी रंजन, उनकी अध्यक्षता में यह डॉक्यूमेंट जो है वो ड्राफ्ट 2019 में आया था, और उसी को लेकर फिर यह जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। और इसका विजन, क्योंकि कोई भी दस्तावेज होता है उसकी दृष्टि क्या है, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म होती है, दीर्घकालिक होती है, तो उसमें क्या किस सोच पर जो है वो बल दिया गया है। तो क्योंकि मैंने अभी बताया कि भारतीय, जिससे कि हम इंडिया को भारत बना सके, तो भारतीय जो भी हमारी संस्कृति है, हमारी भारतीय परंपराएं हैं, और हम जानते हैं कि संस्कृत में यह पूरा का पूरा जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो उससे परिपूर्ण है, उसी में। और इसीलिए इस डॉक्यूमेंट में संस्कृत को बहुत ही अहम भूमिका, मतलब इसको बहुत इस भाषा के रूप में और इसको माध्यम के रूप में भी, और इसको अन्य विषयों के साथ कैसे जोड़ा जाए उस पर भी बहुत बल दिया गया है, जिससे कि हम पूरा जो हमारा एजुकेशन, एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारी शिक्षा प्रणाली रहेगी, चाहे विद्यालय शिक्षा के स्तर पर हो या हमारे उच्च शिक्षा हो, उससे जो भी हमारा तैयार हो वह एक भारतीय और एक अच्छा और इंसान बन सके, उसका समग्र विकास हो सके, और एक वैश्विक हम कह सकते हैं नागरिक बन सके। और इस डॉक्यूमेंट को जब इसका विजन जो है वो तैयार किया गया, तो उसमें जो ग्लोबल एजुकेशन, जो वैश्विक स्तर पर जो शिक्षा का उद्देश्य दिया गया है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है, और 2015 से हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको लागू कर दिया गया था, तो उसी बातों को लेकर, उसी संदर्भ को लेकर इस विजन को, इस डॉक्यूमेंट के विजन को जो है वो तैयार किया गया। और यह विजन कहता है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी हो जो कि हमको ऐसा शिक्षा प्रणाली दे सके जो कि भारतीय मूल्यों से विकसित हो, और वह हमें सीधा एक कह सकते हैं कि जीवंत और एक न्याय संगत समाज में परिवर्तित करने के लिए हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से जो है वो योगदान दे सके। और कैसे देगा, जिसमें हम उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा, और इसमें संस्कृत की जो है वो अहम भूमिका आएगी जब हम आगे बात करेंगे, ताकि हम भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में देख सके। तो क्योंकि भारत पहले भी विश्व गुरु रहा था ज्ञान के क्षेत्र में, तो हम दोबारा से उसको एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में कैसे स्थापित कर सकें, उस दृष्टि को लेकर इस डॉक्यूमेंट को जो है वो तैयार किया गया है। तो इंडियननेस, भारतीयता कैसे लाएं, और वो तभी हम ला सकते हैं जब हम अपने छात्रों को भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय कार्य संस्कृति, भारतीय मूल्यों से जोड़ सकें, और यह डॉक्यूमेंट उसी बात को जो है वो रखता है। इस विजन का अगर हम पूरी रूपरेखा देखें तो इसमें 4 मुख्य भाग हैं, जिसमें पहला जो है विद्यालय शिक्षा पर, स्कूल एजुकेशन पर फोकस करता है, दूसरा भाग जो है उच्च शिक्षा पर, हायर एजुकेशन पर, और तीसरा जिसमें अन्य जो विचारणीय, जो फोकस केंद्रीय
मुद्दे हैं उन पर फोकस, जिसमें टेक्नोलॉजी पर बहुत फोकस किया गया है, इसी के अंतर्गत आता है। और मेकिंग इट हैपन ये चौथा है, जिसमें कि किस तरह से हम इसको क्रियान्वित कर सकें। और इसी के अंतर्गत जो है, जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से हमारा जो था एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, उसके नाम को परिवर्तित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। अब अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला इसमें यह डॉक्यूमेंट जो है, यह एक नए संरचना, विद्यालय शिक्षा में एक नई संरचना के स्वरूप को प्रतिपादित करता है, जो कि पहले हमारी जो पूर्व शिक्षा नीति के अनुसार जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी, उसमें 10+2 सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम विद्यालय शिक्षा के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए। लेकिन यह डॉक्यूमेंट जो है 5+3+3+4, मतलब अब इस विद्यालय शिक्षा में 4 चरण होंगे और उन पर चर्चा हम आगे करेंगे। इसका मतलब वहां पर 12 साल थी, यहाँ पर 3 साल और जो है वो बढ़ाई गई है। दूसरी बात जो यह है, बहुत मुख्य रूप से जो फोकस करता है, बहुभाषावाद या मल्टीलिंग्विज्म, कि जहां हम यहाँ मल्टीलिंग्विज्म माध्यम के ऊपर कर रहे हैं, और हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर भी बात करेंगे कि बहुभाषिकतावाद की हमको एक ही भाषा में नहीं अपितु अनेक भाषाओं में अपने छात्रों को या अधिगमकर्ताओं को निष्णात बनाना है। और जहां भाषा एक विषय के रूप में है और जहां भाषा माध्यम के रूप में है, वहां इसका हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे। और जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 में आया था, उसमें भी मल्टीलिंग्विज्म भाषावाद की बात की गई थी, जब वहां पर रचनावादी परिप्रेक्ष्य की बात कही गई थी। तो अब यह जो है करिकुलम भी रिवाइज हो रहा है एनसीईआरटी के द्वारा, और 2020 जो है वो करिकुलर स्ट्रक्चर इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर जो है वो एनसीईआरटी द्वारा जो है वो बनाना शुरू कर दिया गया है। जो दूसरा जो फीचर है इस डॉक्यूमेंट का है, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन पर यह बल देता है। बहुविषयक उपागम तथा समग्र शिक्षा पर यह जोर है। समग्र शिक्षा मतलब एक इंटीग्रेटेड वे में हम सभी एक समग्र विकास की बात करेंगे, जिसमें बालक का जो है हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास, कहीं एक ही क्षेत्र में नहीं, ज्ञानात्मक में नहीं, अपितु भावात्मक और उसके क्रियात्मक स्किल डेवलपमेंट पर इस डॉक्यूमेंट पर बहुत बात की गई है। और मल्टी डिसिप्लिनरी हो, कि हमें एक ही डिसिप्लिन की को अगर पढ़ा रहे हैं तो उसमें अन्य जो विषय हैं वह उस विषय के बारे में क्या अपने विचार रखता है, क्या दृष्टि रखता है, उसको भी उस विषय के कोर्स में जो है वो रखा जाए। दूसरा जो बात यह डॉक्यूमेंट कहता है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। पहले जो हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें ज़्यादा रोड लर्निंग के ऊपर जो है फोकस था, और इसीलिए हमारे जो परीक्षा में भी जो प्रश्न थे वो जो है स्मरण के आधार पर ही जो है प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। लेकिन यह डॉक्यूमेंट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि हमारी 21वीं सदी की जो एक मुख्य आप कह सकते हैं कौशल है, उसके विकास पर बल देता है। और इन जब हम एक समीक्षात्मक चिंतन अपने विद्यार्थी में अगर हमको उसका विकास करना है, तो नेचुरली हमारी जो शिक्षण विधियां हैं, जो हमारे जो शिक्षण शास्त्रीय तरीके हैं, उसमें आमूलचूल परिवर्तन जो है वो आवश्यक है। मैडम आप म्यूट हो गए हैं किसी कारणवश, आप अनम्यूट करना जी। एक जो दूसरी बात यह है, डॉक्यूमेंट कहता है कि इसमें जो भी हमारे कोर्सेज होंगे और स्कूल शिक्षा में भी जो हमारे मल्टीपल स्टेजेस हैं, उसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं, जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कोर्सेज में और कोर्सेज के चयन के लिए छात्रों के द्वारा, वह यह डॉक्यूमेंट जो है उस बात को भी रिकमेंड करता है, जिसमें बच्चा अगर उसने 2 साल एक कोर्स किया है तो वो छोड़कर अपना कोई दूसरा कोर्स करना चाहता है और दोबारा से अपने उस कोर्स को वह पूर्ण कर सकता है। और उसमें डिफरेंट एग्जिट पर उसको अलग अलग तरह के जो है सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या और डिग्री, जब वो पूरे
सेमेस्टर्स को पूरा करता है उस कोर्स को। तो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि छात्र को एक स्वतंत्रता है कि वह किसी भी कोर्स को अपने आवश्यकता अनुसार उसमें उसको छोड़ सकता है और बाद में उसको पूर्ण कर सकता है। इसके बाद जो एक बहुत ही मुख्य बात यह डॉक्यूमेंट कहता है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जो तकनीकी का समन्वय है शिक्षण में, अधिगम में, पाठ्यक्रम में और शिक्षा के सभी स्तर में, चाहे वह शिक्षा का स्तर हमारा प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो या उच्च शिक्षा हो, सभी स्तरों की शिक्षा में तकनीकी का समन्वय। और इसके लिए जो है एक टेक्नोलॉजिकल जो है वो सेंटर भी को भी प्रपोज किया गया है इस डॉक्यूमेंट में, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि इस कार्य को देखेगा। और जैसे आजकल का जो समय कोविड के कारण हम सभी लोग जो हैं वो ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जो है वो बाध्य हुए हैं, तो उसमें हम किस प्रकार से जो ई कंटेंट डेवलपमेंट, उसको भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत बहुत अच्छी तरह से जो है उस पर बल दिया गया है। लाइफ स्किल्स, जिसमें चरित्र निर्माण, हमारा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये सारी बातें जो है ये डॉक्यूमेंट इस पर बल देता है। और फिर छात्रों की जो है रचनात्मक कौशल और ये क्रिएटिविटी भी 21वीं सदी के जो कौशलों का जो बताया गया है, उसमें यह एक क्रिएटिविटी हम कह सकते हैं, इसको भी एक बहुत मुख्य रूप से जो है इस पर भी बल दिया गया है। तो हम अपने छात्रों में क्रिएटिविटी को, सृजनात्मक उनकी क्षमताओं को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो नेचुरली हमको जिस तरह से हम पढ़ा रहे थे और जो हमारा पाठ्यक्रम था उसमें एक परिवर्तन की आवश्यकता, क्रिटिकल थिंकिंग बता दिया। और जो इम्प्लीमेंटेशन जो मुख्य रूप से जो बताता है किसी भी पाठ्यक्रम का, किसी भी स्तर के पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन का, उसमें अनुभवात्मक अधिगम पर आधारित जो है शिक्षण शास्त्रीय विधियों पर अधिक बल जो है वो यह डॉक्यूमेंट जो है रिकमेंड करता है। और अध्यापक शिक्षा में शिक्षक बनने के लिए जो है, जो अभी तक 2 साल का जो बीएड चल रहा था, उसमें यह 4 इयर्स जो है एकीकृत अध्यापक शिक्षा प्रोग्राम, जिसे वो बीएड जो है वो 4 इयर्स के रूप में, और इसमें एक ड्यूअल संस्कृत के लिए भी कोर्स का जो है प्रतिपादन इस डॉक्यूमेंट में किया गया है। और जैसा मैंने बताया था कि अब हमारे जो शिक्षा मंत्रालय है, जो कि पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से था, अब उसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो इस बात का भी अनुमोदन जो है इस डॉक्यूमेंट में किया गया है। अब अगर हम विद्यालय शिक्षा पर आए, तो इसमें जो हमारा नया जो शिक्षण शास्त्रीय और पाठ्यचर्या स्वरूप है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 10+2 को रिप्लेस किया 5+3+3+4, और इसमें जो है 3 साल की और जो हमारा पहले प्री प्राइमरी था उसको इसमें जोड़ दिया गया है एक फॉर्मल औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत, जो कि हमारे पूर्व की शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली में नहीं माना जाता था। हम करते तो थे, लेकिन वह हमारी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था थी उसमें वह नहीं माना जाता था। लेकिन क्योंकि ये माना गया कि जो प्राइमरी जो प्री प्राइमरी जो शिक्षा है वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और उसमें जो है ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा, ECCE कोर्स जो है जो ये है स्टेट इसमें दिया है। और ये 3 साल की, इसके लिए पहले ये SCRT के द्वारा यह कोर्स जो है जो वो चलाया जाता था, और इसको विद्यालय शिक्षा का एक आधार मानकर उसको फाउंडेशन जो स्टेज है उसमें इसको सम्मिलित किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE। और अगर इस व्यवस्था को हम एक चित्र के माध्यम से देखें, जो कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत करती है, तो इसमें 4 मुख्य जो हैं स्टेजेस हैं, अवस्थाएं हैं। पहली जो है वो है फाउंडेशन, जिसमें 2 हैं फर्दर स्टेजेस। एक तो है जो कि जो प्री स्कूल है, जिसको हमने ECCE से दिया, और इसमें आयु जो होगी बच्चे की 3 से 6 साल। पहले बच्चा 6 साल की
जब आयु होती थी तो वह औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में एंटर करता था, लेकिन इस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो यह शिक्षा व्यवस्था जो रहेगी स्कूल शिक्षा की, उसमें 3 साल की ही, तो जो वो प्री प्राइमरी था वो उसको यहाँ जोड़ दिया गया है, 3 से 6 साल आयु रहेगी। और फिर 2 साल क्लास 1 जब वह कक्षा 1 और 2 है वो फाउंडेशनल 2 स्टेज के अंतर्गत आएगा। तो फर्स्ट स्टेज है जो फाउंडेशन स्टेज है, इसमें फाउंडेशन 1 जिसमें प्री स्कूल या आंगनबाड़ी, जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ये प्री स्कूल के नाम जो हैं वो आंगनबाड़ी, और ये सरकारी एक वो है, वो ऑटोनॉमस एक तरह से हम कह सकते हैं संस्थाओं के द्वारा जो है वो संचालित की जा रही हैं। और क्लास 1 और 2 जो कि हमारे विद्यालय शिक्षा का आएगा वह भी फाउंडेशन में जोड़ा गया। और ये टोटल जो है फाउंडेशन स्टेज जो है वो 5 इयर्स की, और यही 5 जो है पहला रिप्रेजेंट करता है। दूसरी अवस्था जो है वह है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 3 साल की होगी, और इसमें बालक की उम्र जो होगी वो 8 से 11 साल के होंगे, और कक्षा जो होगी कक्षा 3री से 5वीं। तीसरी अवस्था है मिडिल, जिसमें कक्षा 6 से 8, जिसको हम पहले प्राइमरी कहते थे, और इसमें जो है उच्च प्राथमिक कहते थे, और इसमें छात्र की जो आयु होगी वो 11 से 14, और यह 3 साल का, मतलब कक्षा 6, 7 और 8 ये स्टेज 3 में आएगी, और इसके लिए नाम दिया गया है मिडिल स्टेज। और चौथी अवस्था जो है, 4th स्टेज जो है वह माध्यमिक है, सेकेंडरी, और यह 4 साल की होगी। इसमें कक्षा 9 से 12, तो पहले हमारा माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक था 9 से 10, और फिर 11 से 12 उच्च माध्यमिक, उसको क्लब करके माध्यमिक केवल बना दिया है 4 साल का, और इसमें आयु जो होगी 14 से 18 साल। तो यह इस तरह का जो है एक नया जो है विद्यालय शिक्षा के लिए जो डिजाइन तैयार किया है अभिकल्प 5+3+3+4 पैटर्न में। ऑलमोस्ट सेम आप कहेंगे, स्टेजेस के नाम चेंज किए हैं, और इसमें जो प्री स्कूल था उसको ऐड किया है 3 साल को, और फाउंडेशन स्टेज के। यह डॉक्यूमेंट फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के महत्व को बहुत जो है बल देता है, और इसके लिए उन्होंने प्री रिक्विजिट किया है, जो हमारी जो प्री प्राइमरी जो पूर्व प्राथमिक रहेगी, जो फाउंडेशन स्टेज का एक अहम हिस्सा रहेगी ECCE कोर्स, उसमें इन बातों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। The highest priority of education system will be to achieve universal foundation literacy, और इसके लिए जो समय सीमा दी है प्राइमरी स्कूल्स में वो है 2025, और इसके लिए नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इट विल बी सेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, ऑन हायर प्रायोरिटी। इस डॉक्यूमेंट में बाल वाटिका फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स, जिसमें आंगनबाड़ी बाल वाटिका जो कि ECCE कोर्स को जो है वो रन करेंगे, मतलब क्लास 1 से जो पहले जो 3 साल के लिए हैं उसके लिए ये प्रिपरेटरी क्लास के लिए, और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम के लिए MHRD NCERT के द्वारा इसके लिए एक उन्होंने फोरम भी जो है वो सेटअप किया है, जॉइंटली बाय मिनिस्ट्रीज ऑफ HRD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। फिर इसमें जैसा मैंने आपको बताया था अनुभवात्मक अधिगम, सभी जो भी अवस्थाएं, जो 4 अवस्थाएं हमने बोली, फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, इन चारों ही अवस्थाओं में विद्यालय शिक्षा के इसमें अनुभवात्मक अधिगम पर बल दिया गया है, जिसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगा, और कला विषयों का, कला का समन्वय, फिर स्पोर्ट्स का समन्वय एजुकेशन में, और कथा वाचन का समन्वय शिक्षण शास्त्रियों में, शिक्षण शास्त्रीय विधियों में किया जाएगा, और क्लासरूम ट्रांजैक्शन जो होंगी, जो कक्षा हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें दक्षता आधारित अधिगम और शिक्षा पर बल दिया गया है। और कंटेंट विल फोकस ऑन, जो भी विषय होगा हम पाठ्यचर्या के अंतर्गत लेंगे, और ये हमारा पाठ्यचर्या का भी मुख्य होगा, उसमें वह
जो भी उस विषय से संबंधित जो भी विचार हैं, फिर उन विचारों का कैसे अनुप्रयोग हो, उस विषय के अंतर्गत क्या क्या समस्याएं, उनका समाधान किस प्रकार किया जाए, उन हम कह सकते हैं क्षमताओं का विकास करना उन विषयों का होगा जो भी हम अपने पाठ्यचर्या के अंतर्गत रखेंगे। और टीचिंग और लर्निंग जो है वह एक मोनोलॉग प्रक्रिया ना हो, अपितु एक मतलब है एक मार्गी ना होकर जो है वो अंतर क्रियात्मक हो, द्विमार्गी हो। फिर इसके बाद एनपी में कि इसमें जो मुख्य बात आती है विद्यालय शिक्षा में कि इसमें कोई सेपरेशन नहीं है अबाउट द स्ट्रीम्स, जो कि हमारे पहले की शिक्षा जो व्यवस्था थी उसमें थी। तो नो हार्ड सेपरेशन, जो भी करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस स्ट्रीम्स जो बन जाती थी 10वीं के बाद, उसमें कोई अब सेपरेशन नहीं होगा। बच्चे के पास पूरी चॉइस होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वह जो भी विषय पढ़ना चाहता है उन विषयों को वह ले सकता है। और उन विषयों में शारीरिक शिक्षा, कला और हमारा जो है वोकेशनल स्किल्स को भी जो है वो जोड़ा गया है। इस जो माध्यम होगा शिक्षण का वह इसमें जो है स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा को, या हम कह सकते हैं छात्र की मातृभाषा को रखा गया है माध्यम, जो कि हमारे पूर्व जो हमारी व्यवस्था थी उसमें नहीं बात की थी। और ये ग्रेड 5 तक इसका करता है, इसको रिकमेंड करता है और इसको कहता है कि ग्रेड 8 तक भी हम इसको बढ़ा सकते हैं। फिर 3 लैंग्वेज फार्मूला की, और इस 3 लैंग्वेज फार्मूला में भी इसमें काफ़ी जो है लचीलापन प्रस्तुत किया गया है। लर्न बाय विल बी द चॉइसेस ऑफ स्टेट, रीजन एंड ऑफ द स्टूडेंट सो लॉन्ग एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 लैंग्वेज। इसमें एक दे दिया है कि 2 लैंग्वेज इस त्रिभाषीय सूत्र में ऐसी होनी चाहिए जो कि भारत की हों। और इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को देखें अगर हम आगे, तो जो प्रथम भाषा होगी वह छात्र की मातृभाषा या उस प्रांत की जो होगी वो रीजनल जो है क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा जो होगी, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उसमें अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस और इंग्लिश होगी, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उसमें हिंदी या इंग्लिश होगी। और जो तीसरी भाषा है वह हिंदी स्पीकिंग स्टेट में इंग्लिश और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगा, और इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स इंग्लिश और अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगा। फिर यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो हमारी पाठ्यचर्या है, उसमें जो हम भी पाठ्य वस्तु जो भी रखेंगे कंटेंट, उसको कम से कम रखने की बात कर रही है, क्योंकि शिक्षकों का हमेशा यही रहता है कि हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता, और इसीलिए वह व्याख्यान विधि को जो है वो ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जब भी हम पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करते हैं। तो अगर पाठ्यक्रम का कोर्स जो है हमारा कम रहेगा तो नेचुरली हमको जो हम यह डॉक्यूमेंट जो शिक्षण विधियों को जो रिकमेंड करता है, जो कि संरचनावादी उपागम में भी आती है, उनको जब हम उनका क्रियान्वयन अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में करेंगे, जिससे कि हमारी जो है हम छात्रों की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ा सकें, उनका जो है समग्र और ये इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी, अन्वेषणात्मक आधारित, चर्चा आधारित और विश्लेषण आधारित जो है अधिगम को प्रोत्साहित कर सकें। तो इसके लिए तभी हम समय मिल पाएगा जब हम व्याख्यान के अलावा अन्य जो हमारी शिक्षण विधियां हैं उनका प्रयोग पाठ्यक्रम के जो पाठ्य वस्तु है उसके क्रियान्वयन में करेंगे। और नेशनल करिकुलर और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क ये डेवलप किया जाएगा, जैसे मैंने बताया था अभी NCERT द्वारा, और अर्ली चाइल्डहुड केयर का भी जो है करिकुलम वह NCERT के द्वारा जो है वो अप टू क्लास 8 ये शुरू हो गया है बनना। उच्च शिक्षा की बात करें हम तो इसमें क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन एम्स टू बी गुड, थॉटफुल, वेल राउंडेड एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल, और मस्ट फॉर्म अ बेसिस ऑफ नॉलेज क्रिएशन एंड इनोवेशन। इस प्रकार की हमारी उच्च शिक्षा हो जो कि ज्ञान निर्माण और एक नवाचार की को आधार दे सके, और इसमें रोजगार भी उत्पन्न कर सके। इस प्रकार की हमारी जो है वो उच्च शिक्षा हो, और इस जो क्वालिटी हायर एजुकेशन है यह इस प्रकार की हो जो कि वह हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर जो है हमारे रोजगार के उत्पन्न कर सके। जो एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं, उद्यम
उद्यमिता की वह यह शिक्षा हमारे छात्रों को प्रदान कर सके, और वो तभी होगा जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड दक्षता आधारित पाठ्यचर्या को जो है इन उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शामिल करें। फिर एनर्जाइजिंग ऑफ हायर एजुकेशन थ्रू मल्टीडिसिप्लिनरी बहुविषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, और जो अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन है, फैकल्टीज है, और जो हमारी संस्थाएं हैं उच्च शिक्षा की, उनको स्वायत्तता प्रदान करके। 3 तरह के उच्च शिक्षा में दी गई हैं, रिसर्च यूनिवर्सिटी, टीचिंग यूनिवर्सिटी और स्वायत्त महाविद्यालय, और इसके अलावा जो है मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी की भी बात की गई है इस डॉक्यूमेंट में। मॉडल पब्लिक यूनिवर्सिटीज फॉर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, जो कि हमारे IITs और IIMs के समतुल्य होंगी। उच्च शिक्षा में 3 और 4 साल की अवधि के डिग्रीज की बात की गई है। जो मैंने मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स की बात की थी, अगर 1 साल के बाद छात्र छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा उस कोर्स का, 2 साल के बाद छोड़ता है तो डिप्लोमा, 3 साल करता है तो बैचलर डिग्रीज, और 4 साल के बाद पूर्ण करता है तो मल्टीडिसिप्लिनरी, जिसको हम आजकल ऑनर्स डिग्री कहते हैं, वो मिलेगा अंडर ग्रेजुएट। और मास्टर प्रोग्राम 1 या 2 साल का, 2 साल का जब वह 3 साल की बैचलर डिग्री करके आता है, और 1 साल जब वह 4 साल की बैचलर डिग्री कर देता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड 5 इयर्स बैचलर और मास्टर्स प्रोग्राम भी उच्च शिक्षा में दिए गए हैं, जिसमें क्लबिंग की गई है, और PhD मास्टर डिग्री और 4 इयर्स बैचलर डिग्रीज। और MPhil प्रोग्राम को इस डॉक्यूमेंट ने कहा है कि इसको डिसकंटिन्यू किया जाए। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रोग्राम, एग्जिट ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स, जिससे कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है बाय 2035 इसको 50% तक लिया जा सके, इसलिए इसका प्राविधान दिया गया है। और एक क्रेडिट्स का भी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स भी बनाने का इसमें दिया गया, तो बच्चे के क्रेडिट्स जो कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात करता है इसमें पाठ्यचर्या निर्माण करने की, और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू बी गिवन टू 45 के एफिलिएटेड कॉलेज, 45,000। इसके बाद उच्च शिक्षा में जो हमारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो विज्ञान का विषय है, कला, भाषा, इसके लिए वर्ष में 2 बार आयोजन करने के लिए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है भारत सरकार की ऑटोनोमस बॉडी, उसको दिया गया है, और ये यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स जो है कंडक्ट कराएगी। इसके बाद नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की बात इसमें की गई है। और अध्यापक शिक्षा की बात करें तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग रखी गई है वह है 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed की, और इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन यह बनाया जाएगा NCERT और NCTE के द्वारा, दोनों मिलकर इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 जो है वो बनाएंगी। और 2030 तक 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री जो है, इसका कोर्स जो है वो सभी विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों के द्वारा संचालित करने के लिए समय दिया गया है। और साथ में जो B.Ed ड्यूअल डिग्री इन एजुकेशन और संस्कृत की बात यह है, प्रमोशन ऑफ संस्कृत, जो वो लैंग्वेजेस वाली जो इसमें चैप्टर है उसमें यह बात दी गई है कि यह एक ड्यूअल डिग्री भी बोथ इन शिक्षा और संस्कृत में B.Ed डिग्री जो हमारे संस्कृत अध्यापक शिक्षक तैयार करने के लिए यह डिग्री होगी। लेकिन यह केवल विद्यालय शिक्षा के लिए है, लेकिन यह डॉक्यूमेंट ये नहीं बात करता कि हम विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के लिए अगर हमको संस्कृत शिक्षक या अध्यापक शिक्षक तैयार करने हैं तो उनकी ट्रेनिंग के लिए इस तरह की डिग्री की बात। फिर बाय 2030 ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन विल मूव टुवर्ड्स बिकमिंग बहुविषयक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय। और इसमें जो उनके शिक्षा के जो विभाग हैं वह B.Ed, M.Ed और PhD डिग्री शिक्षा में इसके साथ जो है वो B.Ed सर्टिफिकेट कोर्सेज जो कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज होंगे, इनका भी प्रतिपादन एजुकेशन डिपार्टमेंट, यही जो मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज होंगे इनके द्वारा किया जा सकता है। फिर उच्च शिक्षा में एक सिंगल रेगुलेटर की बात की गई है जिसे कहा गया कॉमन रेगुलेटरी बॉडी फॉर एंटायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI।
और इसके अंतर्गत जो है 4 और बॉडीज की बात की गई है, एक्सक्लूडिंग मेडिकल और लीगल एजुकेशन, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी तरह की उच्च शिक्षा इसके द्वारा कंट्रोल की जाएगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो 4 इंडिपेंडेंट जो बॉडीज होंगी, पहली है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल्स NHERC फॉर सेटिंग अप द रेगुलेशंस, फिर जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन फॉर फंडिंग, और नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो कि आजकल NAC है उसका नाम चेंज कर दिया है NAC फॉर एक्रेडिटेशन। और इसको अगर चित्र रूप में देखें तो HECI और इसके ये 4 बॉडीज, और इन 4 बॉडीज का जो कार्य है GEC स्टैंडर्ड सेटिंग का, और इसके अंतर्गत जो है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो कि हमारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए लर्निंग आउटकम्स और उनके एक ग्रेजुएट के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे उनको सेटअप करता है, और NAC एक्रेडिटेशन के लिए NHRC फॉर रेगुलेशन, और फंड्स जो कि UGC करता था उसका नाम अब ये हो जाएगा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। इसके बाद एकेडमिक रिसर्च, शैक्षणिक शोध को बढ़ावा देने के लिए और एक उच्च स्तरीय हमारे हम कह सकते हैं गुणवत्तापूर्ण एक शोध किया जा सके, उसके लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी बात इस डॉक्यूमेंट में की गई है। अब अगर हम इस डॉक्यूमेंट में संस्कृत के बारे में बात करें तो संस्कृत to be offered at all levels of schools and higher education as an important and enriching option। कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत को शिक्षा के सभी स्तरों, चाहे वह विद्यालय शिक्षा हो या वह हमारी उच्च शिक्षा हो, उसमें जो भी हमारे कोर्सेज हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें संस्कृत को एक स्थान दिया जाए, एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, या एक महत्वपूर्ण और एक एनरिचिंग जो कि उस कोर्स के विषय वस्तु को और समृद्ध कर सके, उस रूप में संस्कृत को जो है समाविष्ट करना है, बोथ विद्यालय शिक्षा में और जो हमारी उच्च शिक्षा है विश्वविद्यालय शिक्षा में। संस्कृत लैंग्वेज विल बी इंक्लूडेड एज एन ऑप्शन इन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जो त्रिभाषीय सूत्र जो दिया गया है भाषा के संदर्भ में, उसमें संस्कृत को एक महत्वपूर्ण ऑप्शन के रूप में जो है वो जोड़ा गया है, और कोई भी भाषा जो है वो स्टूडेंट के ऊपर जो है वो इम्पोज नहीं की जाएगी। संस्कृत को पढ़ाने के लिए जो तरीका जो बताया गया है कि वह रुचिपूर्ण होना चाहिए और अनुभवजन्य या अनुभविक अधिगम तरीका होना चाहिए, जिसमें हम समकालिक प्रासंगिकता की बात कर सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम उसकी समकालिक प्रासंगिकता को दृष्टि नहीं देंगे तो हमारा जो लर्नर है वह उसको सीखने में उत्सुक नहीं होगा। तो अपने संस्कृत के विषय को या जो भी हम उसमें पाठ्य वस्तु जोड़ रहे हैं तो उसे किस प्रकार रुचिपूर्ण बनाया जा सके, किस प्रकार उसे छात्रों की दृष्टि से प्रासंगिक बनाया जा सके, अर्थपूर्ण बनाया जा सके, और वर्तमान जो हमारा शैक्षिक परिदृश्य है उसमें वह ज्ञान कैसे प्रासंगिक है उस पर भी बल दिया जाए। और उसे ही हमें अपने संस्कृत की, जब हम क्रियान्वयन विधि की बात करेंगे, जब क्रियान्वयन तरीकों की बात करेंगे, जब शिक्षण शास्त्रीय तरीकों की बात करेंगे, तो वहां हमें इन बातों का ध्यान जो है वो रखना है। इसके साथ संस्कृत जो हमारी पाठ्य पुस्तक होंगी, स्पेशली जो हमारी फाउंडेशनल और मिडिल स्टेजेस है स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, उसमें बोला है कि सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, जो बिल्कुल एक सामान्य संस्कृत भाषा या एक प्रारूप में इन पाठ्य पुस्तकों की रचना की जाए, और इसका कार्यभार भी जो है NCERT को दिया गया है, ताकि हम संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ा सकें। तो इस बात को प्रतिपुष्ट करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण जो है संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का विद्यालय स्तर पर जो है वह NCERT के जो CIT है उनको दिया जा चुका है। कंटेंट डेवलपमेंट ऑन संस्कृत नॉलेज सिस्टम, जैसा हम जानते हैं कि संस्कृत में एक विशद हम कह सकते हैं ज्ञान का भंडार है, और यह ज्ञान का भंडार किसी भी विषय का, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे वह आप कह सकते हैं दर्शन हो, चाहे वह गणित हो,
कोई भी हम विषय लें, फिलॉसफी हो, आपके सामाजिक अध्ययन हो, कोई भी विषय, कोई भी डिसिप्लिन हो, उसमें संस्कृत में एक हमारे पास विशद ज्ञान जो है हमारे संस्कृत ग्रंथों में जो है वो अंतर्निहित है, वर्णित है। तो उसको हम उनके ऊपर जो है एक ई कंटेंट अन्य भाषाओं में जो है उनको बनाएं, जिससे कि जो हमारे संस्कृत जो ज्ञान का जो भंडार है वह हम अन्य या विश्व तक पहुंचा सकें, या जो अन्य जो संस्कृत नहीं बोल सकते या नहीं जानते उन तक हम उस ज्ञान को पहुंचा सकें। जैसे यहाँ मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि अध्यापक शिक्षा में जो बाण भट्ट के जो वो कादम्बरी में जो 64 कलाओं की बात की गई है, तो उन कलाओं को हम अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में उसको इंटीग्रेट जो है वो कर सकते हैं। मेटलर्जी, धातु विज्ञान, फिर चिकित्सा, इसमें हर एक विषय में कोई भी आप लें, आजकल स्वास्थ्य की बात करिए, स्वास्थ्य शिक्षा, तो उसमें हमारा जो संस्कृत जो ज्ञान भंडार है, जो ज्ञान प्रणाली है, वह किस तरह उसमें अपना योगदान दे सकती है, तो उसको हमको एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में, जिसका मैं आगे भी चर्चा इस बात पर करूंगी, आएगी। इसके बाद जो संस्कृत जो विश्वविद्यालय हैं उनको एक बहुविषयक संस्थाओं के रूप में बनाने का जो है इस डॉक्यूमेंट में प्राविधान है, और इसमें संस्कृत एंड ऑल इंडियन जो लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अन्य हमारी भारतीय भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन पर जो हमारे जो संस्थाएं हैं उनको डिपार्टमेंट्स के रूप में जो हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय हैं उनको और जो है उनको बल प्रदान किया जाए, उनको एक अलग विभाग के रूप में इनके साथ जोड़ा जाए, और क्लासिकल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट विल एम टू मर्ज विद यूनिवर्सिटीज, जो भी हमारी जो बहुविषयक विश्वविद्यालय जो हैं वो बनेंगे। स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया करके इस डॉक्यूमेंट में दिया गया है, और ग्रेड 6 to 8 के लिए दिया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक इनिशिएटिव है, उसके अंतर्गत ये द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, और इसमें इन लैंग्वेजेस के, और इसमें हम संस्कृत को भी ले सकते हैं कि उनका जो परिचय उस भाषा का, उसमें फोनेटिक्स, उनका ध्वनि विज्ञान, और उसमें जो उनका सिंटेक्स्ट है, वाक्य रचना, उन सभी बातों पर आधारित जो है एक आनंदमयी और एक रुचिपूर्ण जो है परियोजना या क्रियाओं का जो है उनको अभिकल्पित किया जाए, जिसमें छात्र जो हैं इस इनिशिएटिव के अंतर्गत जो हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। फॉर लैंग्वेजेस टू रिमेन रेलिवेंट और वाइब्रेंट, जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, विशेषकर हम संस्कृत के संदर्भ में बात करें कि वह आज के संदर्भ में प्रासंगिक रहें, जीवंत रहें, तो उसमें हम एक उसके लिए हाई क्वालिटी लर्निंग और प्रिंट मटेरियल जो है वो डेवलप करें, और इसमें उनकी पाठ्य पुस्तक, उनकी जो हैं वर्कबुक्स, और उनके पर वीडियोस, प्लेस, कविताएं, उनके ऊपर नॉवेल्स, मैगजीन्स आदि जो हैं उन भाषाओं का, और फिर एक ट्रांसलेशन वाला भी अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, वो उस पर भी है, अन्य भाषाओं में, उस भाषा में भी और अन्य भाषाओं में भी जो वह ज्ञान है उस पर हम इस तरह का एक हाई क्वालिटी लर्निंग मटेरियल ई कंटेंट के रूप में या प्रिंट मटेरियल के रूप में जो है वो डेवलप करें। द पॉलिसी ऑल्सो इंक्लूड्स दैट लैंग्वेज सब्जेक्ट मस्ट बी फ्रिक्वेंटली अपडेटेड, जो उसका शब्दकोश है, जो उसके वोकैबुलरी है, शब्द भंडार है, जो भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है उससे संबंधित उन शब्दों के लिए जो है शब्दकोश जो है वो उसको बढ़ावा मिलता रहे। और प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन IITI प्रपोज किया गया है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लेइंग सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन संस्कृत एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस, और जिसमें एक्सटेंसिव बाय यूजिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एड इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन। जो भी हम करेंगे, अगर संस्कृत में ले रहे हैं तो उसकी व्याख्या हम या उसका अनुवाद हम अन्य भाषाओं में कैसे कर सकेंगे, उसके लिए हमको जो है संस्कृत, क्योंकि हम जानते हैं एक वैज्ञानिक भाषा है, लेकिन अभी हमको इसको कंप्यूटर की भाषा बनाने के लिए हमें अभी इस डॉक्यूमेंट में इसको कहा गया कि इसको अब हम कंप्यूटर की भाषा भी बनाएं।
तो संस्कृत को हम कैसे, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक भाषा है, तो उस पर भी क्या सॉफ्टवेयर्स हो, क्या लिपि हो। तो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वह इस तरफ जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अब संस्कृत को जो आगे की हमारी जो शिक्षा प्रणाली रहेगी उसमें बहुत अहम जो है स्थान मिल रहा है। फिर अगर हम संस्कृत पाठ्यचर्या की बात करें तो जो मैं देना चाहूंगी कि एक तो हम इसको शुद्ध रूप में विषय के रूप में इसको रखें, और दूसरा इसको एक समन्वित, इसको एक स्वरूप बताएं। समन्वय कैसे, जो भी हमारे विभिन्न हम स्टेज वाइज समन्वय कर सकते हैं, जो शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं उनके अनुसार हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट और कोर्सेज, सब्जेक्ट जो भी हमारे स्कूल शिक्षा में जितने भी विभिन्न सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे, उन हर एक विषय में हम कैसे संस्कृत को अलग से तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन संस्कृत में जो उन विषयों से संबंधित ज्ञान है उसको हम उन सब्जेक्ट्स के, या जो हमारे उच्च शिक्षा में जो विभिन्न कोर्सेज हैं, चाहे आर्ट्स के कोर्सेज हों, साइंस से रिलेटेड कोर्सेज हों, कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज हों, उन कोर्सेज में हमारा जो संस्कृत नॉलेज सिस्टम है उसमें हम कहाँ से उन बातों को ला सकते हैं उस पाठ्यचर्या में, उस रूप में समन्वय अति आवश्यक है। और वहाँ पर जो हमारे संस्कृत के विद्वान हैं, वहाँ उनकी जो अग्रिम हम कह सकते हैं भूमिका या योगदान जो है वो उन कोर्स डिजाइनिंग में रहेगा। तो हमको एक तरह से एक कार्य करना है, क्योंकि अभी तक तो हम संस्कृत को एक प्योर विषय के रूप में पढ़ा रहे थे, हमारा फोकस उसी पर था जो हमारी पूर्व की शिक्षा प्रणाली थी। लेकिन जो अब यह नई शिक्षा नीति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वह इंटीग्रेशन ऑफ संस्कृत विद अदर सब्जेक्ट्स, विद अदर डिसिप्लिन्स, विद अदर कोर्सेज। और इसमें हमारे जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं, वह जिस भी डिसिप्लिन से संबंधित हैं, उसमें जो हमारा जो संस्कृत नॉलेज सिस्टम है उसमें हम कहाँ से बातें जो हैं इसके अंतर्गत जोड़ सकें। जैसे विज्ञान में हम मेटलर्जी, और आजकल जो स्वास्थ्य शिक्षा, योग शिक्षा, इनको हम इनके क्या मॉड्यूल बनाए इन स्तर के, तो इंटीग्रेशन स्टेज वाइज और जो हमारा एजुकेशन लेवल वाइज है। और जो वैल्यू एजुकेशन की ये बात करता है पूरा डॉक्यूमेंट, इस वैल्यू एजुकेशन में तो हमारा जो संस्कृत का जो पूरा जो वाङ्मय अगर आप देखें तो उसमें जो जीवन मूल्य हैं वो हमारे गुरुकुलों में तो वो सीधा सहज रूप में ही लिए जाते थे। तो उन मूल्यों को हम कैसे अपने जो है स्टेज वाइज और एक तरह से कह सकते हैं शिक्षा के स्तर के अनुसार जो हमारे विभिन्न कोर्सेज और विषय हैं उसमें उनका इंटीग्रेशन किस रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज हमारे करिकुलम में रहती हैं, करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, वहां पर भी हम इन संस्कृत का इंटीग्रेशन उस रूप में भी कर सकते हैं। तो जो उस विषय जैसे साइंस है तो उस कोर्स के उस जो प्रोग्राम है उसमें तो वह जो कोर्स के जो विषय हैं वो तो रहेंगे ही, साथ में जो हमारा संस्कृत वाङ्मय है उस विषय के बारे में, उस कोर्स के एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमारा संस्कृत वाङ्मय क्या क्या बात कहता है, उन बातों को हम किस रूप में उस जो हमारी पाठ्यचर्या बनेगी उच्च शिक्षा के इन कोर्सेज के लिए उसमें उसको इंटीग्रेट किया जाए। जैसे हमारा धातु विज्ञान पर हमारा पूरा है, गणित में जैसे हम वैदिक गणित की बात करते हैं तो अगर गणित पर आधारित कोर्स है तो उसमें जो हमारे वैदिक गणित पर आधारित जो उसमें प्रक्रिया बताई गई है, जो सूत्र बताए गए हैं, उसको हम कैसे स्तर वाइज जो है उसका इंटीग्रेशन जो है वो कर सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होगा संस्कृत का समन्वय विभिन्न पाठ्यचर्याओं में, चाहे वह विद्यालय शिक्षा का हम पाठ्यचर्या की बात करें या उच्च शिक्षा के हम पाठ्यचर्याओं की बात करें, उन सभी में जो हमारा संस्कृत नॉलेज सिस्टम है उसमें हम कहाँ से
बात जो है, और जैसे आयुर्वेद में हमारी बातें कही गई हैं, संगीत वाला हो गया, वहाँ से भी हम अपने जो हमारा संस्कृत वाङ्मय है वहाँ से बहुत बातें जो हैं हम इन पाठ्यचर्या में एक पाठ्य वस्तु के रूप में उनको जोड़ सकते हैं, ताकि जो छात्र जब वह उस कोर्स में एनरोल होगा वह हमारे भारतीय परंपरा को जानेगा, और जब वह पढ़ेगा तो वह यह जानेगा कि हमने तो 4000 साल पहले, 5000 साल पहले ही इन बातों का की हमारे ग्रंथों में बात की गई है, और वह एक भारतीय होने का उसमें एक गौरव हम कह सकते हैं, एक सेल्फ प्राइड जो है उसमें जागृत होगा, और यही हमारे इस शिक्षा नीति का भी एक परम उद्देश्य या प्रयोजन है। दूसरा, जो हम एक प्योर के रूप में संस्कृत पाठ्यचर्या बनाएं, जिसमें उसमें प्रोज जो हमारे ग्रंथ हैं उन पर आधारित काव्यों के रूप में, और जब हम विद्यालय शिक्षा की बात करते हैं तो व्याकरण को ससंदर्भ के रूप में किस तरह से उसको इंटीग्रेट करें, इसके रूप में हम कर सकते हैं। और जब हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें जो हमारे ट्रेडिशनल विषय हैं, जो कि हमारे जो ट्रेडिशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें यह कोर्सेज रन किए जाते हैं, जैसे दर्शन, मीमांसा, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, इन सब विषयों को हमें ट्रेडिशनल जो भी हमारे विषय हैं उनके रूप में भी इनकी पाठ्यचर्या ये ऑलरेडी हमारे पास है उसमें। लेकिन जो हमारा मेन जो फोकस होगा कि हमारा जो संस्कृत को हम कैसे हमारे जो अन्य कोर्सेज हैं, चाहे वह शिक्षा जो हमारे विद्यालय शिक्षा हो या वह उच्च शिक्षा हो, उनके पाठ्यचर्या में किस तरह से उनका समन्वय या इंटीग्रेशन जो है वो किया जा सके, और इंटीग्रेशन विद टेक्नोलॉजी भी किया जा सके। तो इंटीग्रेशन ऑफ संस्कृत और इंटीग्रेशन ऑफ संस्कृत विद टेक्नोलॉजी, ये हमको अपने पाठ्यचर्या का जब हम अभिकल्पन करें तो इस बात का हम ध्यान करें। जब हम ये इंटीग्रेशन करेंगे संस्कृत नॉलेज सिस्टम का, जो कि एक बृहद हमारे पास संस्कृत ज्ञान भंडार है हमारे संस्कृत वाङ्मय में, तो इंटीग्रेशन के समय जिन बातों का ध्यान रखना है विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, जिस विषय के साथ आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उस विषय की प्रकृति क्या है, और उस विषय में हमारा संस्कृत वाङ्मय क्या बात कह रहा है, उन बातों को किस रूप में जो कि रखा जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इंटीग्रेशन करेंगे। फिर उस जिस वह सब्जेक्ट किस स्तर का होगा, वह कोर्स किस स्तर का होगा, हमारा फाउंडेशनल लेवल पर है, प्रिपरेटरी लेवल पर है, मिडिल लेवल पर है, सेकेंडरी लेवल पर है, या उच्च शिक्षा स्तर लेवल पर है। इसके बाद जो उस स्तर के जो छात्र होंगे जो उस कोर्स को करेंगे या उस विषय को पढ़ रहे हैं, तो उन छात्रों का अवबोध स्तर क्या होगा, उसको भी ध्यान में रखकर इंटीग्रेशन किया जाएगा। साथ ही जो पाठ्य वस्तु संस्कृत की जोड़ी जा रही है उसका कठिनाई स्तर कितना है, क्या वह हमारे छात्र जो उस कोर्स को पढ़ेंगे उनके अनुरूप वह ज्यादा कठिन है तो नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये हम देखेंगे कि ज्यादा कठिन जो है वो ना जोड़े जाएं, जो कि वह छात्र आसानी से समझ सके, जान सके और उसको प्रयोग कर सके। उस तरह की संस्कृत पाठ्य वस्तु को हम जब पाठ्यचर्या विविध कोर्सेज या कक्षाओं के लिए बनाएंगे तो उसमें ये ध्यान रखेंगे। और जो पांचवी महत्वपूर्ण बात है कि जो भी हम पाठ्य वस्तु जोड़ें उसकी समकालिक प्रासंगिकता अवश्य है, क्योंकि जब तक उसकी प्रासंगिकता, उसका रेलेवेंस उस वर्तमान परिदृश्य में नहीं होगा तो उस विषय वस्तु को रखने का कोई औचित्य नहीं होगा। और जब हम उसको एक उस वर्तमान संदर्भ में उसका, जैसे हम आजकल 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, तो वो सारी की सारी हमारे संस्कृत वाङ्मय में है सहज रूप में। सपोज हम लोग एक करें बैलेंस डाइट की बात करते हैं जो कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो हमारा जो आचार जिसमें हम सात्विक आहार, तामसिक आहार और राजसिक आहार और उसमें उनके गुण और किस तरह के खाने का समय क्या होता है, किस तरह का आहार, वो बहुत अच्छी चर्चा हमारे ग्रंथों में की गई है। गीता में भी इसका बात के बारे में दिया गया है। तो इन बातों को हमको अपने जो पाठ्यचर्या है उनमें जोड़ना चाहिए।
और फिर इस पाठ्यक्रम की जो शिक्षण शास्त्रीय विधियां, क्योंकि कोई भी पाठ्यक्रम बनाने से उत्तम नहीं है, उसके क्रियान्वयन के लिए क्या शिक्षण शास्त्रीय विधियां हो, और शिक्षण विधियों का अगर हम एक डिजाइन कर भी लें तो क्या हमारे शिक्षक जो हैं उन शिक्षण शास्त्रीय विधियों का प्रयोग करने में सक्षम हैं या नहीं, विशेषकर जब मैं संस्कृत शिक्षक की बात करती हूँ। तो शिक्षण शास्त्रीय विधियां, तो उसके लिए हमको एक अपने संस्कृत शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन समय समय पर करना पड़ेगा, और एक हम कह सकते हैं एक व्यापक स्तर पर और अपने संस्था के स्तर पर हमको अपने शिक्षक के इन कौशलों के संवर्धन के लिए, जिससे कि वह जब कोर्स डिजाइनिंग में पाठ्यचर्या के पाठ्यवस्तु के अभिकल्पन में की प्रक्रिया में लगते हैं तो उसमें उनके साथ वह अपना योगदान जो है एक न्याय संगत रूप में जो है वो प्रदान कर सके। तो जब अगर हम शिक्षण शास्त्रीय विधियों की बात करते हैं, अगर इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो अगर हमें विद्यालय शिक्षा प्रणाली में स्टेज वाइज अगर देखूं तो डॉक्यूमेंट में प्लेवे मेथड, एक्टिविटी बेस्ड क्रिया आधारित विधियां, प्लेवे में जो कि बिल्कुल फाउंडेशनल 1 जो कि प्री स्कूल था हमारा, फाउंडेशन 2 जो कि कक्षा 1 और 2 थी, यहाँ पर भी उसी बात को दिया है। और इसके साथ साथ जो फाउंडेशन हमने लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात की गई है, उसको भी इन्हीं स्टेजेस पर हमको इनके साथ लेना है, इन क्रियाओं के साथ। और प्रिपरेटरी स्टेज पे भी इन एक्टिविटीज के साथ डिस्कशन को जोड़ा गया है कि बच्चों के साथ खूब चर्चा और इस तरह की क्रियाएं जो हैं वो की जाएं और पाठ्यक्रम को उस रूप में क्रियान्वित किया जाए। मिडिल स्टेज पर डिस्कशन जो हमारे एक तरह से कहते हैं अमूर्त संप्रत्यय जो डेवलप हुए उनके लिए चर्चा करवाई जाए। और फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग सभी में ही है, अनुभवात्मक अधिगम और प्रयोजना अधिगम, और फिर सेकेंडरी पर भी इन्हीं बातों की, इन्हीं शिक्षण शास्त्रीय माध्यमों का प्रयोग जो है। तो इन सभी शिक्षण शास्त्रीय जो भी हमारे जो ये मेथड्स हैं, इनमें हमारे शिक्षकों को का भी प्रशिक्षण जो है वो अनिवार्य है, तभी हम इस पाठ्यक्रम की सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। जो अन्य हमारे टीचिंग मेथड्स, ये तो मैंने विद्यालय शिक्षा के लिए कहा, और फॉर ट्रांजैक्टिंग कोई भी संस्कृत करिकुलम के लिए, तो यह इंटीग्रेटेड में भी हो सकता है या कोई भी हमारी संस्कृत पाठ्यचर्या है, उसके लिए जो इस डॉक्यूमेंट के अनुसार जो प्रस्तावित है वह ज्यादातर जो है रचनावादी उपागम को आधार पर होनी चाहिए, विद टेक्नोलॉजी, तकनीकी का समन्वय के साथ, जिसमें सबसे ऊपर जो है अनुभवात्मक अधिगम, जिसमें आपको पता है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, किस तरह हम अपने छात्रों को उस विषय का दे सकें, यह हमारे शिक्षक में यह योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड, फिर समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, इन विधियों के मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, हम लोग जानते ही हैं। संकल्पना चित्रण, कंसेप्ट मैपिंग, स्टोरी टेलिंग, रोल प्लेइंग, ये हमारे संस्कृत के जो भी हमारी पाठ्य वस्तु होंगे उनके क्रियान्वयन के लिए हमको देखना होगा कौन सी इनमें से हमारी विधि जो है वो उपयुक्त होगी। और कहीं हम एक ही पाठ्य वस्तु के लिए इसमें से 2 या 2 से अधिक विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। असाइनमेंट मेथड और प्रैक्टिस और ड्रिल्स, जिसमें हमारे जो है श्लोक को जैसे जिसमें वह याद कर सके उसके लिए किस तरह से अभ्यास दिए जाएं, ये सभी बातें जो हैं वो इसमें आनी, हम क्रियान्वयन विधि में हमारे शिक्षक को जो है वो तैयार रहनी चाहिए। और अगर हम इन शिक्षण विधियों की, इन शिक्षण शास्त्रीय विधियों की बात करते हैं तो इसमें हमारे शिक्षक को की हम कह सकते हैं योगदान या अहम भूमिका होगी। अगर हमारा शिक्षक इन विधियों में प्रशिक्षित नहीं है तो हम जितना मर्जी अच्छा पाठ्यक्रम बना लें वह असफल ही रहेगा। तो जो भी हम पाठ्यचर्या बनाएं, पर्टिकुलरली जब हम कह रहे हैं इंटीग्रेटेड वाला और या जो हमारे प्योर जो भी संस्कृत के हमारे पाठ्यचर्या रहेंगी, तो उसके क्रियान्वयन के लिए जब हम इस तरह की विधियों की बात कर रहे हैं तो हमारा पाठ्यवस्तु, क्योंकि हमको कम से कम पाठ्यवस्तु रखनी है, हमारे पाठ्यवस्तु की प्रकृति भी ऐसी हो जिसमें हम इस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग जो है वो कर सकें।
और इसमें हमको अपने जो हमारे संस्कृत शिक्षक हैं उनको स्टेज वाइज, जो हमने अपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम में जो प्रपोज किया है, स्टेज वाइज शिक्षकों, संस्कृत शिक्षकों को हमको तैयार करना पड़ेगा, और जो उच्च शिक्षा में जो हमारे होंगे उनके अनुसार भी। तो जो भी हमारा लेवल होगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल का है या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है, उस लेवल के आधार पर हमको अपने शिक्षकों का प्रशिक्षित करना पड़ेगा, संस्कृत शिक्षकों को, और ताकि वह इस प्रकार की शिक्षण विधियों को के क्रियान्वयन को बहुत ही सरलता और सुगमता से अपने कक्षा शिक्षण के अंतर्गत जो है वो कर सके। तो इसके साथ साथ हमारे जो संस्कृत शिक्षक हैं उसमें तकनीकी का समन्वय किस प्रकार हो, तो जो हमारे तकनीकी, जिसमें हमारा ऑनलाइन एजुकेशन का क्या स्वरूप रहेगा, जो हमारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, जो ई डिजिटल फॉर्मेट्स हैं जिसमें वीडियो हो गया, हमारे ऑडियोज हो गए, फिर ग्राफिक्स हो गए, फिर ई टेक्स्ट हो गया, किस तरह से हम अपने सिंपल टेक्स्ट को इन ई डिजिटल फॉर्मेट्स में ला सकें, उसमें किस प्रकार का टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, हमारे जो संस्कृत शिक्षण है क्या उस तकनीकी का प्रयोग करने में सक्षम हैं या नहीं, तो उनके लिए उनको एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे वह ई कंटेंट डेवलप कर सकें और ऑनलाइन टीचिंग कर सकें, और ऑनलाइन टीचिंग को अपना और एक अच्छा, एक आप कह सकते हैं एक रोचक बना सकें, उसको एक आनंदमयी दायरे में ला सकें। तो उसमें जो वीडियो डेवलपमेंट है, ये सब तकनीकें जो छोटी छोटी जो हमारे डिजिटल, तो एक तरह से हम कह सकते हैं डिजिटल कॉम्पिटेंस भी हमको अपने संस्कृत शिक्षकों में जो है वो उनका विकास करना है, और वो हम प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा कर सकते हैं। और जो हमारे बीएड के जो भावी हमारे अध्यापक होंगे, वहाँ पर हमको अपने बीएड कोर्स में इस तरह का, जब हम उसकी पाठ्यचर्या बनाएं तो उसमें इस तरह के हम उसमें पत्र डालें, पेपर्स डालें, कोर्सेज डालें जो कि इन चीज़ों को संपुष्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल ये एक तरह का इशारा था, और अगर हम इस पूरी प्रस्तुति को अगर मैं सारांश रूप में कहना चाहूँ तो हम एक बहुविषयक और बहुभाषावाद, रचनावादी उपागम, और जो हमारा जो संस्कृत ज्ञान प्रणाली है उसका समन्वय, तकनीकी का प्रयोग और समन्वय अगर हम अपने संस्कृत पाठ्यचर्या में शिक्षा के सभी स्तरों में करें तो हम, मेरे ख्याल, वी विल बी मूविंग ए स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल सुपर पावर। एक ज्ञान का, भारत को एक ज्ञान का वैश्विक महाशक्ति बनाने में हम उस दिशा में एक हमारा, एक हम कहेंगे एक प्रयास होगा, और यही हमारा जो विजन इस डॉक्यूमेंट का है वो भी इसी ओर जो है वो इशारा करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि यह जो प्रस्तुति है अवश्य ही आपके लिए एक, उसने एक दृष्टि प्रदान की होगी कि किस तरह से हम संस्कृत पाठ्यचर्या को एक इंटीग्रेटेड वे में, जो हमारा संस्कृत नॉलेज सिस्टम है उसको कैसे हम हमारे जो विभिन्न कोर्सेज हैं उसके साथ इंटीग्रेट कर सकें, और टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकें उस पाठ्यचर्या में, और उसके लिए जो हमारे क्रियान्वयन विधियां होंगी उसकी ओर एक आपको एक दृष्टि प्राप्त हुई होगी। और जब भी आप किसी भी पाठ्यचर्या का सदस्य बने तो वहाँ पर आप एक अपना, मैं आशा करती हूँ एक अपना आप सार्थक योगदान उस स्थिति में जो है वो प्रदान कर सकें। तो मैं एक बार फिर से जो हमारे आयोजक मंडल है, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी को शुभकामनाएं। और आजकल जो कोविड का टाइम है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। शुभकामनाओं सहित मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने महत्वपूर्ण विषय पर बहुत विस्तार से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी को प्रदान की। निश्चित ही हम सभी इससे लाभान्वित हुए हैं। इसके पश्चात में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्री रणवीर परिसर जम्मू से शिक्षा शास्त्र विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर मदन कुमार झा सर से निवेदन करता हूं, उनका एक प्रश्न है, कृपया वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।
सर्वेभ्यो नमो नमः। मैडम के प्रणाम, मैडम के चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हूं। बहुत ही अच्छा उद्बोधन था मैडम, और हम सब अनुग्रहित हुए हैं आपके इस उद्बोधन से। मेरा एक प्रश्न नहीं है, ये मन में एक जिज्ञासा है कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक आधुनिक शिक्षा में कोडिंग सिस्टम का प्रभाव दिख रहा है, तो वैसे हम परंपरागत शिक्षा में जो पाठ्यचर्या का उद्बोधन था आपका, उसको हम कैसे लागू कर सकते हैं, इसके विषय में थोड़ा मुझे, जैसे मध्यमा, प्रथमा, शास्त्री, आचार्य, यहाँ कैसे इसका समन्वय हम कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा एक मार्गदर्शन आवश्यक है मेरे। मैडम, कोड का मैं थोड़ा आपका मतलब नहीं समझी मदन मोहन जी। कोड से आप क्या कह रहे हैं? आजकल कोडिंग सिस्टम है ना, जो हम देख रहे हैं कि बच्चों को व्हाइट हेड कोडिंग सिस्टम का आजकल, जैसे दीपा मलिक जी जो हमारे हैं पैरा एथलेटिक के, वो सब प्रचार कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो उसको कोडिंग का हम कैसे इसमें समन्वय कर सकते हैं? अच्छा, देखिए, जब आप, जो मैं समझी आपका प्रश्न, आप कह रहे हैं कि संस्कृत को हम कंप्यूटर की भाषा के लिए कोडिंग, क्योंकि उसमें बाइनरी सिस्टम होता है 0 1 वो तो उसमें हम कैसे ला सकते हैं। तो इसमें हम खाली जो हम कहें कि परंपरागत जो हमारे संस्कृत शिक्षक हैं वही काम कर सके, इसमें हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की आवश्यकता होगी, और फिर उनके सहयोग के द्वारा, और हमारा इधर से संस्कृत विद्वान हो जो कि भाषा विज्ञान के हों, लिंग्विस्टिक्स हों, वो फिर जब इसके साथ जब जुड़कर जब कार्य करेंगे, तभी मेरे ख्याल हम कंप्यूटर के लिए जो है संस्कृत भाषा जो है वो ला सकते हैं। मदन मोहन जी, क्या क्लियर हुआ? मतलब हम अपना कोई इसमें प्रयास नहीं कर सकते। तो जब संस्कृत भाषा आ जाएगी कंप्यूटर भाषा के रूप में, तो जब आप बात कर रहे हैं माध्यम में और उसमें जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, तो वहां पर हम फिर उसको तुरंत जो है वो लागू कर सकते हैं। तो जो मैंने आपका प्रश्न समझा, इसी ओर आप कह रहे थे या कुछ और बात कह रहे थे, तो आप फिर से पूछ सकते हैं। मदन मोहन जी। हाँ हाँ, यही था मैडम, यही था, यही आशय था, और यही सही बात है मैडम। जब इस तरह से होगा तब ये होगा। और माता वैष्णवी के क्षेत्र से सर्व मंगल प्रदायिनी माता आपको सुखी रखे, ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। जय माता जी, जय जगन्नाथ। धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? राकेश जी। जी, इदानीम् अहं निवेदयामि अस्य सत्र अध्यक्ष महोदयाभ्यः, प्रोफेसर संतोष मित्तल महोदयाभ्यः कृपया अध्यक्षीय उद्बोधनेन अस्मान् कृतार्थयन्तु। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रद्धेयः विविधमर्मज्ञः शिक्षाशास्त्रस्य मूर्धन्य विद्वांसः कुशल प्रशासकः अस्माकं संरक्षकः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यः आचार्यः एन शास्त्री महाभागः, परम सम्माननीयः नैकशास्त्र विशारदः केंद्रीय संस्कृत विद्यालयस्य भोपाल परिसरस्य निदेशकः, अस्याः संगोष्ठ्याः मार्गदर्शकः आचार्यः प्रकाश महाभागः, सम्मान्यः शिक्षाशास्त्रस्य मनोविज्ञानस्य च मूर्धन्य विद्वांसः, भोपाल परिसरस्य शास्त्र विभागस्य
लगता है किसी तकनीकी समस्या के कारण मैडम का कनेक्शन चला गया है। हम 1 मिनट इंतजार कर सकते हैं। हरिओम, हरिओम, हरिओम। श्रूयते वा? जी श्रूयते। हरि ओम। जी श्रूयते, श्रूयते। आरम्भं कुर्मः। श्रूयते मैडम। सम्मान शिक्षा शास्त्र अस्तु अस्नम् मनोविज्ञानस्य अन्य विद्वांसः परिसरस्य शिक्षा विभागस्य अध्यक्षः आचार्य जे मैडम फिर आपकी आवाज चली गई है, आप नेटवर्क में नहीं है शायद। मैडम आप यदि मुझे सुन पा रहे हैं आदरणीय संतोष मित्तल मैडम, तो यदि आप अपना केवल ऑडियो ऑन करेंगे और वीडियो ऑफ रखेंगे तो कम नेटवर्क होने के बावजूद हम आपको सुन पाएंगे। आदरणीय मित्तल मैडम, यदि केवल आप अपना ऑडियो ऑन रखें और वीडियो ऑफ रखें। आप जुड़े हुए हैं मीटिंग में अभी भी। लगता है तकनीकी समस्या के कारण मैडम नहीं बोल पा रहे हैं, तो मैं राकेश जी से निवेदन करता हूं सत्र को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर राकेश वर्मा। जी 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 मैडम, आप केवल ऑडियो ऑन रखिए मैडम। जी राकेश जी सत्र आगे बढ़ाइए। राकेश जी सत्र आगे बढ़ाइए। जी महोदय, इदानीमहम् अस्य सत्रस्य विषयविशेषज्ञान् प्रति धन्यवादज्ञापनार्थं निवेदयामि। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरस्य शिक्षा शास्त्र विभागस्य सहायक कार्यालय डॉक्टर दाताराम पाठक महोदयान् कृपया धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। हरि ओम। ओम अंगम हरिः पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगे कृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मंगलदेवताय। त्रिदिवसीय यह जो शैक्षिक संगोष्ठी है, पूरे भारतवर्ष के सभी शिक्षाविद और शास्त्री जुड़े हुए हैं, उसमें मैं सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। तत्पश्चात हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे यशस्वी मंत्री, अपने शिक्षा मंत्री जी, अपने कुलपति जी, आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर पीएन शास्त्री जी, हमारे सम्मानीय निदेशक आचार्य प्रकाश पांडे जी, हमारे संकाय अध्यक्ष आचार्य गुरुजी श्री सुदेश शर्मा गुरुजी, हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जे भानुमूर्ति गुरुजी, इन सभी ने हमें अवसर दिया कि हमें आज श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की आचार्य गुरु सदृशा प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैडम को सुनने का। उन्होंने आज हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो पूरा विवरण है हम हमारे समक्ष रखा, और उसके साथ साथ हम उसको संस्कृत शिक्षा में कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं, और साथ साथ हम शिक्षण विधियों को कैसे हम उसमें
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन सभी विषय में हमें मैडम ने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सुगम तरीके से हमें बतलाया। इसके लिए मैं मैडम का केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि मैडम कभी भी हमें इस तरह का अवसर आगे भी मिलेगा तो आपका आशीर्वाद हमें सभी को अवश्य मिलेगा। सभी परिसरों के शिक्षा शास्त्र विभाग के जो सम्मानित अध्यक्ष हैं, प्राध्यापक वृंद हैं, शोध छात्राएं हैं, छात्र छात्राएं हैं और जितने भी हमारे संपूर्ण भारत से जुड़े हुए प्राध्यापक वृंद हैं, छात्र छात्राएं हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं इस वेबिनार में जुड़ करके ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए। और साथ ही साथ जो फेसबुक लाइव देख रहे हैं उन सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और साथ साथ इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं कि आप इसको लाइक और शेयर भी कर रहे हैं और भविष्य में भी आगे जो इसको सुनेंगे देखेंगे उनको मैं धन्यवाद दे रहा हूं। साथ साथ मैं धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन उन लोगों को भी कर रहा हूं जिन्होंने विभिन्न तरीके से एप्स बना करके हमको आज इस तरह से जुड़ने में सहयोग दिया। जूम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जो भी सोशल मीडिया बने हैं उन सभी बनाने वाले जितने भी ज्ञानवान पुरुष हैं, सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ हों चाहे हार्डवेयर विशेषज्ञ हों, उन सभी को मैं आज धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि हमारे संस्कृत के छात्र भी इस चीज से जुड़ेंगे और हमारी जो आज की आधुनिक तकनीकी है उससे निकटता बढ़ेगी। इस संगोष्ठी के जो समन्वयक हैं आचार्य नीलाभ तिवारी जी, हमारे मित्र डॉक्टर नितिन जैन जी जो सचिव हैं और संचालक श्री राकेश कुमार वर्मा जी, उन सभी को मैं एक तंत्र से धन्यवाद देता हूं। जयशंकर प्रसाद की इन कवि जो पद्य है उसको मैं याद करता हूं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छाएं क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यही विडंबना है जीवन की। आज की जो शिक्षा प्रणाली हमारे समक्ष आई है इसमें ज्ञान और क्रिया दोनों एक साथ चलेगी और हमारी जो विडंबना है वो समाप्त होगी। इसी आशय के साथ सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। राकेश जी, मैं बीच में थोड़ा सा व्यवधान कर रहा हूं। धन्यवाद के बाद कार्यक्रम की समाप्ति हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा तकनीकी कार्यक्रमों में हम क्रम का व्युत्क्रम भी कर सकते हैं। अतः पुनः हमारे मध्य आदरणीय संतोष मित्तल जी जुड़ी हैं। एक बार हम उनसे पुनः निवेदन करते हैं कि वो अपना अध्यक्षीय प्रदान करें। आदरणीय संतोष मित्तल मैडम, अपने आप को अनम्यूट करके। ये बात समन्वय जी, श्रूयते श्रूयते। मैडम हमारे बीच फोन से जुड़ी हैं, वो बोल रही हैं। मैं स्पीकर पर मैडम को कर रहा हूँ। जी मैम, शुरू करिए। जी। पाठ्यक्रमे केवलं तेषां शास्त्रीय विषयाणां एव ग्रहणं न भवति, येषां परस्परय विद्यालये पाठनं भवति। वस्तुतः पाठ्यक्रमे अस्मिन् अनुभवानां संस्कृतनिहिता अस्ति। यान् अनुभवान् बालो बहुविधक्रियाभिः प्राप्नोति, याः क्रियाः विद्यालये, कक्षायां, पुस्तकालये, प्रयोगशालायां, कार्यशालायां, क्रीडा क्षेत्रे छात्र शिक्षकयोः अनौपचारिक संपर्केषु सम्पद्यमानाः सन्ति। अनेन समग्रं विद्यालयीय जीवनं पाठ्यक्रमो भवति, यो बालकानां जीवनस्य सर्वपक्षान् स्पृशति, संतुलित व्यक्तित्व विकासे च सहायं करोति। यथा भवन्तः जानन्ति एव, वस्तुतः काल देश परिस्थिति पश्चात् शिक्षाया उद्देश्यानि परिवर्तमानानि सन्ति। तद् अनुगुणं नूतन शिक्षा नीतौ
2020 अंतर्गते शिक्षोद्देश्यानां संकल्पना वर्तते। अस्य मुख्यमुद्देशमस्ति शिक्षायाः भारतीयकरणं। यदा वयं शिक्षायाः भारतीयपरिप्रेक्ष्ये चिन्तनं कुर्मश्चेत् तदा तत्र सर्वदा संस्कृतं तु अन्तर्निहितं भवति एव। अतः संस्कृत पाठ्यचर्या कीदृशी भवेत् प्रश्नो अयम् उदेति। संस्कृतं न केवलम् एका भाषा एव वर्तते, अपि तु संस्कृतं तु भारतीय परंपरा सभ्यतयोः प्रतीकम् अस्ति। अतः देशस्य सर्वेषु विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु च संस्कृत शिक्षायाः समुचिता व्यवस्था स्यात्। इयं धारणा नवशिक्षानीते वर्तते। वर्तमान काले संस्कृत शिक्षकाणाम् उपरि तु विशिष्टं दायित्वं वर्तते यत् ते समाजे मानवीय मूल्यानां येषां ख्यासा तीव्रतया आधुनिककाले प्रचलति मानवीय मूल्यानां संरक्षणाय, भारतीय संस्कृतेः रक्षणाय, शाश्वत मूल्यानां विकासाय च सतत प्रयत्नशीला भवेयुः। 1986 वर्षस्य राष्ट्रीय शिक्षा नीतेः 533 अनुच्छेदे उक्तं यत् पुरातत्व मानवता समाज विज्ञाने सम्पोषयितुं ज्ञानस्य समन्वयाय विभिन्नेषु विषयेषु श्रृङ्खलाबद्ध गवेषणाय उत्साहितुं पुरातन भारतीय ज्ञान कोशस्य अन्वेषणेन सह वर्तमान युगस्य आवश्यकता अपि साकं च संस्कृतं योजयितुं संस्कृत भाषायाः अध्यापनस्य प्रचुरं सौविध्यं प्राप्स्यते। राममूर्ति आयोगेन अपि 1990 तमे वर्षे शास्त्रीय भाषायाः संस्कृतस्य अध्ययनोपरि महत्वं प्रदत्तं। ते अपि स्वीकुर्वन्ति यत् भारतीय संस्कृतेः संरक्षणाय, संवर्धनाय च संस्कृतस्य स्थानं पाठ्यक्रमेषु अवश्यमेव प्रदातव्यं। किन्तु व्यवहारिक रूपेण किम् अपि विशिष्टोज्जीवनं न दृश्यते, अर्थात् स्थिति पूर्ववदेव अस्ति आसीत् वा। किन्तु अस्यां नूतन शिक्षा नीतौ ये भाषा सम्बद्धा मुख्य बिन्दवः सन्ति तेषाम् अनुगुणं संस्कृत पाठ्यचर्यायाः निर्माणम् अस्माभिः करणीयम्। यथा अमिता महोदया अपि उक्तम्। संदर्भे अस्मिन् एका महती आवश्यकता अस्ति यत् आधुनिकाः वैज्ञानिकाः अपि संस्कृतम् अधीत्य संस्कृते निहितानां ज्ञानविज्ञानानाम् उपयोगं कुर्युः। सम्प्रति प्राचीन संस्कृतस्य आधुनिक भाषायाः संवादः अपेक्षितः। उभयत्र निहितस्य ज्ञानविज्ञानराशेः सदुपयोगेन वयं महतीं बहुमुखीं च प्रगतिं कर्तुं शक्नुमः। एतदर्थं संस्कृत शिक्षकैः संस्कृत शिक्षणे नवाचाराः प्रयोक्तव्याः। पाठ्यक्रम निर्माण काले तस्य क्रियान्वयनं कथं स्यात्, कथं भविष्यति वा इत्यस्मिन् विषये अपि पूर्वचिन्तनम् आवश्यकम्। वस्तुतः सम्प्रेषण आधारित शिक्षणस्य आवश्यकता भाषा दृष्ट्या सर्वदा भवति एव। अनेन छात्रेषु सम्भाषण कौशलस्य योग्यता उत्पत्स्यते। तत्सम्बद्धा क्रिया अपि पाठ्यक्रमे स्युः। सॉफ्ट स्किल वत् अथवा EPC वत् यथा B.Ed पाठ्यक्रम शिक्षाशास्त्री पाठ्यक्रमे आधुनिक काले प्रचलति। सम्प्रेषण आधारित शिक्षणस्य साफल्याय प्रयोगयोग्याः प्रविधयः अपि तत्र प्रयोगः अस्माभिः करणीयः। प्रविधीनां प्रयोगः अपि अस्माभिः करणीयः। यथा सम्भाषण शिबिराणाम् आयोजनं, नूतनविध स्पर्धानाम् आयोजनम्, अभिनय प्रशिक्षणस्य आयोजनं, सम्प्रेषण क्रीडानाम् आयोजनम्, एक्टिविटी बेस्ड प्लेवे मेथड, मौखिक अभ्यासः, प्रौद्योगिकः उपयोगः अस्माभिः करणीयः। बहुविषयक महाविद्यालयानां, विश्वविद्यालयानां स्थापनस्य या संकल्पना नवशिक्षा नीतौ वर्तते। तेषु
अंतर्गते अपि एषा प्रक्रिया सम्यक् रूपेण प्रचलते। इदम् अस्माकं मुख्यम् उद्देश्यं स्यात्। डिजिटल एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषये अपि ज्ञानं स्यात् छात्राणां कृते। ई लर्निंग, ई टीचिंग मेटीरियल कंटेंट अपि अस्माभिः सज्जीकरणीया। सरल संस्कृत मानकानाम् अनुगुणं पुस्तकानां लेखनम् अस्माभिः करणीयं। यतोहि पाठ्यक्रमस्य निर्माणं तु भविष्यति एव, किन्तु तस्य कृते सरल संस्कृत मानकानाम् अनुगुणं पुस्तकानां लेखनस्य अपि आवश्यकता वर्तते। संस्कृत वाङ्मयस्य संरक्षणम् अपि अस्माभिः करणीयं। वैज्ञानिक, व्यावसायिक, सामाजिक विषयाणाम् अपि समावेशो अपि तत्र स्यात्। पाठ्यक्रमः मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच अनुगुणं भवेत्। तत् होलिस्टिक अप्रोच अपि भवेत्, येन माध्यमेन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च अपि छात्राः कर्तुं शक्नुवन्ति। तत्र चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अपि भवेत्, येन माध्यमेन छात्राः संस्कृतेन सह बहूनां विषयाणाम् अध्ययनम् अपि कुर्युः। अनेन माध्यमेन तेषाम् ऑलराउंड डेवलपमेंट भविष्यति। अनन्तरं ते ग्लोबलाइज्ड स्टूडेंट एंड ग्लोबलाइज्ड टीचर्स भविष्यन्ति। अन्ते पुनः एक सन्त्रेण सर्वेषां कृते धन्यवादं वितीर्य अहं विरमामि। नमो नमः। राकेश जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने अपना अमूल्य समय दिया और अपने उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ किया। इसके पश्चात हम यहीं पर इस सत्र का समापन करते हैं। आप सभी से निवेदन है कृपया शांति मंत्र के द्वारा हम सभी मिलकर समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय समन्वयक महोदय से निवेदन है कृपया यदि कोई सूचना हो तो प्रदान करें। 3 बजे से हमारा समापन कार्यक्रम है और हमारे सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी, NCERT के निदेशक प्रोफेसर ऋषिकेश सेनापति जी एवं विद्या भारती संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री राम अरावकर जी हमारे मध्य उपस्थित रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि उस कार्यक्रम को यथा समय लिंक मिलने पर ज्वाइन करें। धन्यवाद एवं प्रणाम।